We lost one of our very close friend due to heart attack. We hear these stories everywhere कि ट्रैवल करके आए, सुबह अनईजी फील हो रहा था, लेकिन वार्निंग साइंस होते हैं 1-1.5-2 घंटे पहले पता चलता है कि समथिंग इज रॉन्ग. तो हमारे पास एक्चुअली कितना टाइम है और क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? Heart attack does not scream in women, it whispers. Pregnancy itself, I will term it as a stress test, cardiac stress test. Pregnancy is a stress test for women क्योंकि आपका बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस. आप बॉडी को जो नॉर्मली काम करना पड़ता है वो ज्यादा काम करना पड़ता है. सो उस टाइम पे जो हार्ट डिजीजेज होती है वो अनकवर होती हैं. 1 in 3 women, they die of heart disease, and it's 1 in 30 in case of a breast cancer. Oh. And in India also 40% of women die of heart disease. That is like 4 in 10. And there is also one more statistics. 1 year mortality, that means even after surviving that heart attack, 1 साल में men will die less and women will die more. Good morning, Dr. Garg, and this is a part 2 of our previous discussion. Last episode में हेल्थ कम्यून पे हमने डिस्कस किया कि विमेन में कार्डियक कंडीशंस क्यों होती है, उसके रिस्क क्या है और मोस्टली सिम्टम्स क्या होते हैं. आपने बहुत अच्छे से समझाया. लेकिन अब हमें नेक्स्ट स्टेप जाना है कि अगर उस टाइप के सिम्टम्स होते हैं तो क्या ट्रीटमेंट आप करते हैं. तो वेलकम टू द शो अगेन. Hi, Dr. Smita. It's nice being with you again on this platform. So I think that helped really some women, and I hope it will reach to more very soon. So today we'll be discussing the second main thing. Now we know that what is the problem. Correct. So अब हमारे पास क्या solution है उस जी. चीज का. So because I am an interventional cardiologist, I'll be telling you more about the things which I expertise on. So to start with, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हार्ट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. सो कंसिडर योर हार्ट इज अ मसल. ठीक है, तो कोई भी चीज को जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आता है ब्लड से. सो जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है दैट इज फ्रॉम द कोरोनरी आर्टरी. हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं. सेकेंड, हम चीज देखते हैं हार्ट रेट, कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं 72 हमारी नॉर्मल हार्ट रेट है, हमारी नॉर्मल पल्स है. लेकिन नॉर्मल पल्स होती है 50 से 100 के बीच में. जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे हम सोते हैं तो 50 पहुंच जाती है, अगर हम एंजाइटी में होते हैं तो 100 पहुंच जाती है. तो 50 to 100 एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है. और इस चीज को जो जनरेट करता है दैट इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ द हार्ट. ठीक है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ हार्ट इज द वाल्व्स. वाल्व्स को आप समझ लीजिए घर के दरवाजों के जैसे. ठीक है, घर के दरवाजों, घर में चोर नहीं घुसना चाहिए और घर में काम की चीज आनी चाहिए, और जब भी आपको बाहर जाना है आप आराम से बाहर जा सकते हैं. वो दरवाजों का काम होता है. लेकिन जब ये दरवाजे या तो बहुत ज्यादा खुलने लग जाएं तो अननेसेसरी लोग घर में आने लग जाएंगे, या फिर अगर हमें बाहर जाना हो तो हमें धक्का लगाना पड़े तो ये स्लोली खुलते हैं. ऐसी वाल्व्स की 2 बीमारियां होती हैं. एक को रिगर्जिटेशन बोलते हैं या आम भाषा में लीकिंग वाल्व, और दूसरा होता है स्टेनोसिस. मतलब कि वो दरवाजे बहुत टाइट खुल रहे हैं, काम की चीज नहीं जा पा रही है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट का काम है पूरी बॉडी में सप्लाई करना, वो नहीं कर पा रहा है. या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि उसको नहीं सप्लाई करना है, वो लीक कर करके सप्लाई कर रहा है. अब इन तीनों के बेसिस पे ही हमारे सारे जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारे हार्ट के ट्रीटमेंट्स होते हैं. हम एक इससे शुरू करें. जैसे आप बता रहे हैं कि हार्ट के डिफरेंट लेवल पे इंटरवेंशन जरूरी है. एक तो हार्ट को ऑक्सीजन पहुंच रहा है, या फिर हार्ट का इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, तीसरा वॉल्व्स है, एंड देन ओवरऑल कौन से टाइप की प्रोसीजर्स की जाती है ओपन हार्ट की जगह. अगर मैं कहती हूँ कि मेजरली कौन सी प्रोसीजर्स आप डे टू डे बेसिस पे ज्यादा करती है, तो सबसे टॉप नॉच कौन सी प्रोसीजर है जो आपको बहुत रेगुलरली करनी पड़ती है? सो नंबर 1 होता है इज स्टेंटिंग. तो सबसे ज्यादा हमें हमारे क्योंकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है इंडिया में, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रोसीजर जो हम डे टू डे करते हैं वो स्टेंटिंग करते हैं. तो कभी जैसे सबसे कॉमन इंडिकेशन होता है स्टेंटिंग का हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक. कोई पेशेंट आया, उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, ईसीजी में एसटी एलिवेशन है, तो हम उसको सबसे पहले लेके जाते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी के लिए. सो कोरोनरी एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है. ठीक है. कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर हम आपकी हाथ में, यहाँ पे रेडियल आर्टरी होती है, इस आर्टरी में एक कैनुला लगता है. 90% प्रोसीजर्स आजकल रेडियल आर्टरी से किए जाते हैं, और पुराने जमाने में
ज़्यादा femoral आर्टरी से किए जाते थे, जो कि आपकी पैर की आर्टरी होती है। लेकिन आजकल इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू रेडियल मोर, क्योंकि आजकल हमारे पास ऐसे ठीक। इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हाथ की आर्टरी से ले जाया जा सकते हैं। ये कंपैरेटिवली छोटी होती है। तो इसके थ्रू हम हार्ट तक पहुँचते हैं और हम ओके। कॉन्ट्रास्ट डाल के आपकी आर्टरीज़ हुँ, हुँ। देखते हैं। सो कोरोनरी आर्टरी की एंजियोग्राफी, जो इन्वेसिव एंजियोग्राफी होती है, उसके 3 रिजल्ट निकलते हैं। नंबर 1 वो नॉर्मल है, मतलब कोई ब्लॉक नहीं है, आप खुशी-खुशी घर जाइए। नंबर 2 ब्लॉकेजेस हैं, बट दे कैन बी ट्रीटेड विद स्टेंटिंग। और नंबर 3 इतने ब्लॉकेजेस हैं कि स्टेंट नहीं डल सकता, तो आपको ओके। फिर बाईपास, जो कि ओपन हार्ट सर्जरी है, वो करवानी पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप अगर हमारे पास कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, इमरजेंसी में तो हमें उसको तुरंत एंजियोग्राफी के लिए लेना पड़ता है, क्योंकि जितनी जल्दी हम ओके। उसको आर्टरी को ओपन करेंगे, उतना चांस है कि वो सर्वाइव करेंगे। एंड सेकंड, अगर कोई इलेक्टिवली अगर किसी को सिम्पटम चल रहे हैं बहुत टाइम से और हमें लगता है कि इसको कोई ना कोई ब्लॉक होगा, तो देन हम उस तरीके के पेशेंट्स को भी एंजियोग्राफी के लिए ठीक है। बोलते हैं। एक बात बताइए डॉक्टर, कि अगर किसी को सिम्पटम्स है, जो हमने प्रीवियस इसमें एक्सप्लेन किया, लेकिन हार्ट अटैक नहीं आया है, तो भी एंजियोग्राफी कर सकते हैं या हार्ट अटैक आने के बाद ही करना है? नहीं, तो एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना है, मतलब कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है इवन एट रेस्ट, तो उसको अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। आपको एक्सर्शनल एंजाइना है, मतलब आप चल रहे हैं और आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई ब्लॉक है, लेकिन अभी तक हार्ट अटैक की स्टेज तक पहुंचा नहीं है। तो अगर आप टाइमली, जब तक हार्ट मसल डैमेज नहीं हो रही है और आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको इस तरीके के जी। सिम्टम्स हैं, तो आपको टाइमली एंजियोग्राफी करवा लेनी चाहिए, हुँ। ताकि वो मसल परमानेंट डैमेज हुँ, हो, हुँ। उसके पहले हम उसको आर्टरी को ओपन कर हुँ, दें हुँ। और हार्ट की वो मसल जहाँ पे ब्लड सप्लाई रुकी हुई है, ओके। वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक हो जाए, तो आपको पेन नहीं होगा और आप मसल डैमेज नहीं जी। होगा। तो अगर हम पहले एंजियोग्राफी की बात करते हैं, तो एंजियोग्राफी जब करते हैं और अज़्यूम कि अगर उसको ब्लॉकेज नहीं है और आप खुशी-खुशी घर जा सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी जो है ये एंजियोग्राफी से उनको कोई रिकवरी में प्रॉब्लम होती है, या ऐसे कुछ है कि वो डाई हमने इंजेक्ट किया है या छोटे ब्लॉकेज है? ऐसे तो नहीं हो सकता कि ब्लॉकेज बिल्कुल ही नहीं है। हो सकता है कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको स्टेंट किया जाए, बट लाइफ़स्टाइल चेंजेस करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के बारे में बताइए और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जिनमें ब्लॉकेज है तो यस। उसमें क्या किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर बिल्कुल नॉर्मल है, तो हम बोलते हैं बिल्कुल नॉर्मल है, और हम फिर उनको कोई दवाई भी नहीं देते हैं, जैसे ब्लड थिनर्स नहीं देते हैं। और रिकवरी में, क्योंकि ये प्रोसीजर हाथ की या पैर की आर्टरी से किया जाता है, तो 1 से 2 घंटे में हम वो कैनुला परफेक्ट। निकाल देते हैं जी। और पेशेंट सेम डे घर जा सकता है। एंड उसके बाद दे कैन, जो भी वो हमारे पास आने से पहले कर रहे थे, वो कर सकते हैं। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन आपका, कम ब्लॉकेज। तो ऐसे कितने परसेंटेज ऑफ ब्लॉक है, तब तक हम बोलेंगे कि स्टेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपका हुँ, ब्लॉकेज हुँ, हुँ। 60% से या 60% से कम है, परफेक्ट। तब आपको स्टेंट की कोई नीड नहीं है। अगर आपका ब्लॉकेज 70% या उससे ज्यादा है, तब आपको स्टेंट की या फिर फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन उससे कम जो ब्लॉक होता है, तब हम लोगों की हुँ, हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेशेंट्स एंड एज डॉक्टर्स, करेक्ट। कि हम वो 60% ब्लॉक को 80 ना होने दें। हमें उसको मेडिसिन से कंट्रोल करना है। उसमें आपको ब्लड थिनर्स खाने पड़ेंगे और आपको कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, जो सबसे कॉमनली स्टैटिन्स यूज करते हैं, वो खाने पड़ेंगे। उसमें भी कोरोनरी नॉर्मल वाला ही प्रोसीजर रहेगा। हम आपको सेम डे यू कैन गो होम और आप सब कुछ कर ओके। सकते हैं। और अगर मेडिकेशंस के साथ भी कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ़स्टाइल की वजह से ही हुआ है आपका 60% एंड बिलो ब्लॉक, तो उसमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे या दवाइयाँ आर इनफ? नहीं, दवाइयाँ इनफ नहीं है, क्योंकि कॉज़ को हमें हटाना पड़ेगा। जिस चीज़ से ये चीज़ हुँ। हुई है, जैसे स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी। आपकी शुगर आपको कंट्रोल रखनी पड़ेगी। आपको HbA1c 6.5 रखना है। 8 नहीं चलेगा, 7.5 नहीं चलेगा, 7 भी नहीं चलेगा। एंड उसके अलावा आपको आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रखना है। तो आपका हुँ, कोलेस्ट्रॉल हुँ। अभी 100 से नीचे जी। था, अभी आपको 70 से नीचे रखना है। LDL, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो 70 से कम जी। रखना है और गुड कोलेस्ट्रॉल है 40 से ज़्यादा रखना है। और इसके लिए आपको दवाइयाँ हेल्प करेंगी। एंड यू हैव टू एक्सरसाइज 30 मिनट्स अ डे, 5 डेज अ वीक, टोटल 150। आप उसमें सिर्फ वॉक कर सकते हैं। आप और कुछ नहीं तो सिर्फ वॉक भी कर लीजिए, तो भी योर हार्ट विल थैंक यू इनफ। ओके, परफेक्ट। तो अज़्यूम करिए अब कि कोई लोग हैं जिनको 60 से ज़्यादा या 70 से ज़्यादा आपका कोरोनरी एंजियोग्राफी किया आपने, उसमें ब्लॉक निकला है, तब आप क्या करते हैं उन पेशेंट्स के साथ?
तो अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है स्टेंटिंग। जी। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको स्टेंट्स लग सकते हैं एंड तो हम उनको बात करते हैं कि हम स्टेंट करेंगे। जी। अब स्टेंटिंग, व्हाट इज अ स्टेंट? स्टेंट एक मेटालिक चीज होती है। आई ऑल्सो हैव समथिंग टू शो द व्यूअर्स। Oh, nice. जैसे ये हमारा पेन है, सो इसका ये रिफिल है। सो दिस स्टेंट इज लाइक दिस, इट्स इवन स्मॉलर देन दिस। तो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है वो 2 से 5 mm उनकी विड्थ होती है और लेंथ भी उनकी लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 1 से 4 सेंटीमीटर या 1 से 5 सेंटीमीटर तक का लेंथ होता है हमारे स्टेंट का, मतलब 48 mm तक का, 50 mm तक का स्टेंट होता है। तो ये बहुत इजीली आप, क्योंकि इतना छोटा है तो इजीली आपकी हाथ की या पैर की आर्टरी से हार्ट के अंदर चला जाता है। तो किसी का अगर 70-80% से ज्यादा ब्लॉक है तो हम उसको फिर स्टेंटिंग एडवाइस करते हैं। स्टेंटिंग, अब आजकल देयर आर मेडिकेटेड स्टेंट्स, सो दे जो पहले जमाने के स्टेंट्स हैं और अभी के जमाने के स्टेंट्स हैं उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। एंड आफ्टर द स्टेंटिंग ऑल्सो व्हेन यू टॉक अबाउट रिकवरी, तो हम एक दिन पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं एंड विद इन नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स पेशेंट कैन गो होम एंड अपना सारा काम खुद से कर सकते हैं। ओके। ये जो पेशेंट्स है जो जिनको स्टेंट किया हुआ है, इन्हें भी मेडिकेशंस दिए जाते हैं और लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने ही है, क्योंकि जिस वजह से हुआ Yes. वो स्टेंट की वजह से खत्म तो नहीं होगा, उसमें चेंजेस तो करने जरूरी है। और कितने दिन आपने कहा, 1 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं? हाँ जी। ओके। सो 1 से 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिपेंड करता है किस कंडीशन में आया हमारे पास। अगर वो एकदम हार्ट अटैक करके आए हैं जिसपे बीपी फॉल हो गया है, वो ठीक नहीं है, तो हम रिकवरी में हो सकता है 2 दिन या 3 दिन लग जाए, बट इट इज नॉर्मली लेस देन अ वीक। और अगर एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, इसलिए हम इलेक्टिव प्रोसीजर्स के लिए बोलते हैं कि अगर आप टाइमली आ गए तो ना रिकवरी इज फास्टर, क्योंकि हार्ट को परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है तो आप 24 घंटे या 48 आवर्स में घर जा सकते हैं। आई वांट टू टेल द व्यूअर्स कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और नोशंस हैं जो मेरे पेशेंट्स डेली बेसिस में स्टेंट्स के बारे में मुझसे पूछते हैं। सो आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस सो दैट इट विल रीच टू मोर पीपल। बताइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से लोग पूछते हैं कि मैडम आपने स्टेंट डाल दिया है, अभी वापस ब्लॉक हो जाएगा क्या? सो अब दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, 95% है वो ब्लॉक नहीं होगा। So these medicated stents have 2 to 3% chance of block, but they are less than 1% if you do lifestyle modification. सबसे पहला डायबिटीज, नो स्मोकिंग, बीपी कंट्रोल, वॉकिंग एंड मेडिसिन्स। तो स्टेंट ने आपके हार्ट को, इट हैज नॉट क्योर्ड इट, इट हैज प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फर्दर डैमेज। तो अब आपको वो स्टेंट डल गया है, अब वो आर्टरी खुल गई है, अब उसको ओपन रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें ब्लड थिनर्स खाने हैं। हम पेशेंट्स को 2 ब्लड थिनर्स पे डिस्चार्ज करते हैं और 1 स्टैटिन पे करते हैं। वो 2 ब्लड थिनर्स 12 महीने के लिए बहुत जरूरी हैं, उसके बाद हम दवाई कम कर देते हैं। सो उससे उस स्टेंट की लाइफ कैन बी वेरी लॉन्ग, 20 years, 30 years, द स्टेंट कैन वर्क वेरी वेल। एक बात बताइए कि अगर स्टेंट लगाया है उसके बाद में एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकता है इंसान? यस, कर सकते हैं। हम शुरू के बोलते हैं 7 to 15 डेज आप मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि आपको एविडेंटली कोई स्कार नहीं दिख रहा है बॉडी में, लेकिन धीरे धीरे योर हार्ट इज रिकवरिंग। उसको प्रॉब्लम थी इतने टाइम से और अभी हमने उसको सॉल्व किया है, तो उसको रिकवर करने में अराउंड 7 to 15 डेज लगते हैं कम्प्लीटली। उस टाइम पे आप स्लो वॉक से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे अपनी वॉक बढ़ाइए। तो अप टू 5 kilometers पर डे आप वॉक कर सकते हैं आफ्टर 1 month। आप ड्राइव कर सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, आप घर में किचन में काम कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को स्कूल लेके जा सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन, बट स्टार्ट स्लो एंड देन उस चीज को आप रूटीन में सब कर सकते हैं। अराउंड 7 days से ज्यादा का हम रेस्ट नहीं देते किसी को। जी, परफेक्ट। और नेक्स्ट इसमें बताते हैं कि अगर किसी में ये स्टेंट नहीं हो सकता है तो फिर वो क्या प्रोसीजर करते हैं आप? So, अगर स्टेंट नहीं हो सकता है तो इसका मतलब है आर्टरीज या तो बहुत पतली हैं, 2 mm से छोटी आर्टरी है, 2 mm से छोटा का स्टेंट नहीं होता है, या फिर बहुत ज्यादा स्टेंट्स की जरूरत है, मतलब 10 स्टेंट, 12 स्टेंट। तो उस सिचुएशन में देन द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज बाईपास सर्जरी। तो वो एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है। तो ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर आपका हार्ट ओपन होता है और बाईपास ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, मतलब सीधे बड़ी हार्ट की, बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी जो अयोटा होती है, उससे कनेक्शन बना दिया जाता है आपके हार्ट में,
तो उससे हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती रहती है। तो जो काम कोरोनरी आर्टरी कर रही थी वो काम बाईपास वाली आर्टरीज करती हैं। उसमें पेशेंट्स को रिकवरी कैसी होती है? कितने दिन हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है? कैसे कैसे आउटकम रहता है उसका? सो उसके अंदर लगभग आपका 7 to 10 days का हॉस्पिटल स्टे होता है एंड फुल रिकवरी टेक्स अराउंड 4 to 6 weeks। जी, ओके। तो इसीलिए जो हमने पिछले बार बात करी है प्रिवेंशन, वो बहुत जरूरी है। करेक्ट। क्योंकि अगर आप टाइमली आ गए और आपने टाइमली मैनेजमेंट करा लिया, आप डरे नहीं किसी टेस्ट से, तो आप वो वाला स्टेज अवॉइड कर सकते हैं। ओके। और ये जो प्रोसीजर्स है जो तीनों आपने बताया, एंजियोग्राफी है, फिर हमारा स्टेंटिंग है, या फिर बाईपास है, इन सब में विमेन के लिए कुछ डिफरेंट होता है और मेन के लिए कुछ डिफरेंट होता है, या सेम प्रोसीजर फॉलो की जाती है? प्रोसीजर दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन क्योंकि विमेन एनाटॉमी स्मॉलर होती है, विमेन छोटे होते हैं, आर्टरीज छोटी होती हैं, तो उसमें डिजीज थोड़ी एग्रेसिव होती है। अभी आप एक पाइप इमेजिन कर लो, उसमें कचरा जम रहा है। बड़ा पाइप है तो कचरा धीमे धीमे जमेगा, छोटा पाइप है तो जल्दी जम जाएगा, वाटर सप्लाई रुक जाएगी। सिमिलरली विमेन में चीजें थोड़ा जल्दी मैनिफेस्ट करती हैं, दे आर मोर डेंजरस। इसीलिए विमेन सब पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत है, मेन से ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, ताकि वो टाइमली इस चीज को ओपन कर दें। बट रिकवरी इज द सेम, प्रोसीजर इज द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, परफेक्ट। और ये मेन प्रोसीजर्स जो बताइए, ये छोड़ के और कोई ऐसी प्रोसीजर है जो आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको करनी पड़ती है? वी कैन मूव ऑन टू द सेकंड इम्पोर्टेंट, विच इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। परफेक्ट। हाँ, कि हमारी जो हार्ट रेट है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। अभी वही मैंने आपको बताया 50 से 100 नॉर्मल है। तो अगर हार्ट रेट हमारी कम हो रही है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है हार्ट का, जो कि आप उसको तारों समझ सकते हैं, घर की तारों के जैसे। अच्छा। अगर उसमें कोई ब्रेक हो गया या फिर कोई तार एकदम टूट गई तो लाइट चली जाएगी। ठीक है, अब लाइट चली गई तो हम क्या करेंगे? हमें जनरेटर चाहिए, इन्वर्टर चाहिए। सो दैट जनरेटर एंड इन्वर्टर इज लाइक अ पेसमेकर। तो पेसमेकर आर्टिफिशियली जनरेट करता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और ये प्रोसीजर भी यू डू नॉट नीड, इसके लिए आपको जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है। हम अवेक पेशेंट में ये चीज कर सकते हैं। इसका मतलब है ये मिनिमली इन्वेजिव है। सो इसका भी आई हैव अ एग्जांपल फॉर साइजिंग फॉर यू। सो लाइक दिस इज अ योर एयरपोर्ट का डब्बा। तो हमारा पेसमेकर इतना ही होता है। ओके। इट्स लाइक दिस एंड इट इज केप्ट हियर बिलो योर स्किन। हम नॉर्मली लेफ्ट साइड में करते हैं क्योंकि मोस्ट हमारी पॉपुलेशन राइट हैंडेड होती है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे इसको लगाते हैं और इसके थ्रू वायर्स हम हमारे वेन के थ्रू हार्ट के अंदर लेके जाते हैं, जो कि इम्पल्सेस जनरेट करती हैं। तो जब आपका हार्ट बीट कम हो रहा है तो ये पेसमेकर बैकअप इन्वर्टर जैसा काम करेगा और आपके हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करेगा। एंड इसका भी रिकवरी पीरियड इज 48 आवर्स। हम लोग पेशेंट्स को 48 आवर्स में भेज देते हैं एंड देन हम लोग शुरू में बोलते हैं, क्योंकि लेफ्ट शोल्डर पे ये चीज लगी है और जो लीड्स हैं दे टेक टाइम, लगभग 1 महीना लगता है उनको फिक्स होने में प्रॉपर्ली। तो 1 महीने तक हम बोलते हैं कि शोल्डर मूवमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें, लेकिन आप खाना खा सकते हैं लेफ्ट हैंड से, आप सब कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम करते हैं। एंड नाउ ऑल्सो I would like to inform you. So there are leadless pacemakers also. जी, okay. So leadless pacemakers भी हम लोग पैर की वेन से कर सकते हैं, and which are like this small. Okay. This is a AAA battery. हाँ. So है ना, AAA बैटरी से भी छोटा होता है, इतना होता है, इसका इतना होता है. Okay. So this also easily goes from your vein, आपके हार्ट में जाता है, हार्ट में जाके फिक्स हो जाता है, and then उसके बाद दिस जनरेट द इम्पल्सेस। तो इसमें तो कोई स्कार भी नहीं होता है। अगर हम वो थोड़ा बड़ा पेसमेकर डालते हैं सो उसका रिकवरी पीरियड इज 48 आवर्स, तो इसका आप 24 घंटे मान लीजिए। अच्छा, ओके। एंड ये छोटा जो पेसमेकर है, इट विल वर्क एज गुड एज द ओपन वाला? यस। ओह, ब्यूटीफुल। एंड सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि पेसमेकर की क्या बैटरी लाइफ है? अभी इन्वर्टर की बैटरी भी चेंज करनी पड़ती है, राइट? सो अब ये पेसमेकर की बैटरी लाइफ अराउंड 8 to 10 years होती है, नाउ एक्सटेंडेड अप टू 12 years, डिपेंडिंग कि आपको कितनी जरूरत पड़ रही है। हमारा हार्ट रेट हमेशा 30-40, जिनको परमानेंट डैमेज हो चुका होता है उनका 30-40 रहता है, जिनको
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी 30-40 जा रहा है, जैसे दिन में 12 घंटे, और बाकी टाइम 60-70 जा रहा है, मतलब वो परमानेंट डैमेज से एक स्टेप जस्ट नीचे है लेकिन सिम्टम है। तो जिनको पेसमेकर की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होती है, उन लोगों का पेसमेकर वर्क्स लॉन्गर, मतलब 12 साल तक चल जाएगा। जिनको ज्यादा है तो 10 साल में है, देन वी कैन चेंज द बैटरी ऑफ द पेसमेकर। हम सेम प्रोसीजर में बस यहाँ से कट लगा के बैटरी चेंज करते हैं, हमें हार्ट के अंदर जाने की दूसरी या तीसरी बार जरूरत नहीं पड़ती है। एंड पेसमेकर की बैटरी कितनी भी बार चेंज की जा सकती है। अच्छा, कितने साल में आपने कहा कि कैसे पेशेंट को पता चलेगा कि वो चेंज करना है, या इज इट अ रेगुलर फॉलोअप? सो रेगुलर फॉलोअप हम एडवाइस करते हैं, 6 मंथली फॉलोअप। सो 6 मंथली आप आइए, एक बार अपना पेसमेकर चेक कराइए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी बैटरी रिमेनिंग है, सब कुछ ठीक है या नहीं है, एंड आपको कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और वो 10 साल का हम एक नॉर्मल टाइम बोल के चलते हैं। और जो ये लीडलेस पेसमेकर है छोटा वाला, ये 17 to 23 इयर्स इसकी लाइफ होती है। ये है छोटा बट द बैटरी लाइफ इज लॉन्गर। अच्छा, और जो लोग पेसमेकर पहन के रहते हैं उनको कुछ ऐसी कोई स्पेशल चीज है जो ध्यान रखना है? ट्रैवलिंग के टाइम पे लीजिए, डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई भी चीज है जो उनको ये तो बिल्कुल करनी नहीं है, ऐसे कुछ है जो पेसमेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल पेसमेकर्स एमआरआई कंपैटिबल भी हैं, तो आप एमआरआई करवा सकते हैं, क्योंकि मेटल और एमआरआई वाला चीज एक हमारे दिमाग में रहती है कि हम एमआरआई नहीं करवा पाएंगे अगर कोई मेटेलिक इम्प्लांट हो गया तो स्टेंट अगर आपको डला है तो भी आप एमआरआई करवा सकते हैं, अगर आपने पेसमेकर लगाया तो भी आप एमआरआई करवा सकते हैं। इसलिए एमआरआई कभी भी आप डॉक्टर के पास जाएं, आपको अगर पेसमेकर की जरूरत है तो उनसे आप कंफर्म करिएगा कि ये एमआरआई कंपैटिबल है या नहीं है। क्योंकि अभी न्यू जनरेशन पेसमेकर आर एमआरआई कंपैटिबल, तो जस्ट कंफर्म आप एक बार लगवाने से पहले। आप आराम से एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर्स के थ्रू जा सकते हैं। आपको हम एक कार्ड कैरी करने को देते हैं, वो कार्ड आप अपनी पॉकेट में रखिए, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए सिक्योरिटी वाले को कि ये मेरे को पेसमेकर लगा हुआ है, तो वो आपको हैंड हेल्ड डिवाइस से स्क्रीन करेंगे। और फिर वो वाली जगह पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फोर्स नहीं लगाना है। बस एक चीज का है कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स लगा पेसमेकर के पास तो वो डिसफंक्शन हो सकता है उसका। इसके अलावा आप सब चीजें नॉर्मली कर सकते हैं। आप फोन पे बात कर सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, आप बाल्टी उठा सकते हैं, आप सब कुछ नॉर्मली कर सकते हैं। जस्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्सेस शुड बी अवॉइडेड। ओके, परफेक्ट। ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेवल पे जो एंड यस, सो इलेक्ट्रिक इम्पल्स लेवल पे दिस इज द स्लोइंग। अभी हार्ट रेट कम हो गई तो हमारे पास पेसमेकर का ऑप्शन है। सेकंड है हार्ट रेट फास्ट हो गई, और ये अगेन विमेन में बहुत कॉमन है, मेन से ज्यादा विमेन में कॉमन है पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम। तो पैल्पिटेशंस जो होते हैं, व्हेन योर हार्ट रेट आपका एकदम से 150 पहुंच गया, 200 पहुंच गया, तब उसके अंदर उस टर्म को बोलते हैं अरिथमिया, मतलब कि हार्ट की रिदम का डिसफंक्शन। तो रिदम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, उस चीज को हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी होती है जिसके अंदर हम अगेन आपके पैर की वेन से आपके हार्ट तक जाते हैं। जो कैथेटर होते हैं वो बहुत पतले तारों जैसे होते हैं, उनसे हम स्टडी करते हैं कि कहाँ पे कोई अबनॉर्मल सर्किट है हार्ट में, कोई फायर कर रहा है। जैसे एकदम से आप इस चीज को इमेजिन करिए, आप बैठे हुए हैं, अचानक से लाइट फटफट होने लगी घर की, तो कहीं पे कोई है ना तार कटा हुआ, वो अजीब अजीब वो कर रहा है। तो हमारा काम है हम उस तार को ढूंढेंगे और उस तार को ठीक कर देंगे, दैट्स इट। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन या अब्लेशन प्रोसीजर। तो इससे जो आपकी और वो जो तार है जो अबनॉर्मली फायर कर रहा है, जिसकी वजह से सारा घर में बहुत हार्ट रेट फास्ट हो गई है आपके, तो उस चीज को सॉल्व करने, उसका भी रिकवरी टाइम इज सेम एज स्टेंटिंग, इट्स 24 to 48 आवर्स, बट यू जस्ट हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर दैट। क्योंकि कई बार हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है तो उससे बीपी लो हो सकता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज सडन कार्डिक डेथ। जो हार्ट का अरिथमिया होता है उससे भी सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, और जो ब्लॉकेज है उससे भी सडन कार्डिक डेथ हो सकती है। ये दो चीजें हैं, इसलिए अरिथमिया को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने आज बहुत कॉफी पी ली थी इसलिए मुझे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, या फिर मैंने आज बहुत गुस्सा कर लिया अपने कलीग पे इसलिए मुझे पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। सो इसके लिए इफ यू कैन अफोर्ड तो एक स्मार्ट वॉच आप पहन के रखिए। तो स्मार्ट वॉच में आपको अलर्ट आ जाएगा योर हार्ट रेट इज वेरी हाई, और आजकल तो दे आर प्रोग्राम्ड फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन ऑल्सो। तो अगर आपको अलर्ट आ जाता है देन यू शुड गो टू योर डॉक्टर एंड यू शुड गेट इट चेक। जी, व्हाट्स द कट ऑफ, कितना है जो अलर्ट लेवल पे हमने नोटिस करना चाहिए?
150 है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। जाना ही है, ओके। वर्कआउट करते वक़्त तो ऑलमोस्ट उतना 140 एंड अबव तो पहुँच ही जाता है। हाँ, वर्कआउट अगर कार्डियो कर रहे हैं तो पहुँचेगा, लेकिन फिर आपको पता है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है कार्डियो और आप बैठ रहे हैं तो आपका रिकवरी भी पता है कि 5 मिनट में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर 5 मिनट में रिकवरी नहीं हो रही है, देन यू हैव टू विजिट द डॉक्टर। जी। एंड बहुत ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं जैसे बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग। कोई बिंज अल्कोहल ड्रिंकिंग है, न्यू ईयर पार्टी हुई, न्यू ईयर पार्टी के में खूब अल्कोहल पी लिया, अगले दिन तो उसके बाद बहुत कॉमनली देखा गया है लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज का होना। तो पहले तो ये चीज अवॉइड करें, और दूसरी बात अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप इस चीज को हैंगओवर या अल्कोहल का साइड इफेक्ट ना समझ के और यू शुड कम टू द हॉस्पिटल। करेक्ट, करेक्ट। और कितनी, अगर सोच लीजिए कि हमें महसूस हो रहा है कि मेरा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, पैल्पिटेशन हो रहा है, कितनी देर में हॉस्पिटल पहुँचना ज़रूरी है? अगर आपके पास घर पे कोई तरीका है पता करने का, सबसे पहले आप अपनी पल्स फील करना, सबको अपनी पल्स फील करना आना चाहिए। दिस इज समथिंग जो कि हमें शायद स्कूल में सिखाई जानी चाहिए, आज ये नीड है। सो पल्स फील करना मैं आपको बताती हूँ। अपने लेफ्ट हैंड, अपने राइट हैंड की फर्स्ट 3 फिंगर्स को लेफ्ट हैंड पे ऐसे रखिए, ठीक है, एंड देन यू फील योर पल्स। आपको फील हो रही है, ठीक है। तो अब आप जब नॉर्मली बैठे हैं तब 1-2 बार प्रैक्टिस करिए पल्स फील करने की। तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी 60 से 100 के बीच में है, या फिर आप जब कॉन्शियसली कोई चीज काउंट करते हैं ना तो बढ़ जाती है, तो आपकी चल रही है। लेकिन अगर आपकी हार्ट रेट बहुत फास्ट हो रही है तो कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर, जो हमारे घर में कोविड के बाद हर घर में है, जी। तो पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बताता है, लेकिन पल्स में बहुत रिलायबल नहीं होता है अगर अरिथमिया हो रहा है तो उसमें आपको पल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, या आपका पल्स का पता होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है बहुत तेज 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 चल रही है, या स्किप हो रही है, चल रही है रुक गई, चल रही है रुक गई, चल रही है रुक गई, सो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम, देयर इज अरिथमिया। लेकिन अगर आपको फील आप कर पा रहे हैं, दैट मीन्स अभी वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पे नहीं पहुंची है। अगर आपको एकदम से अजीब फील हुआ और आपको कोई पल्स नहीं मिली है, विदाउट वेस्टिंग इवन अ सेकंड, यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। दैट मीन्स कि आप हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हैं, या आपका बीपी नहीं आ रहा है, आपका हार्ट रेट इतना फास्ट हो गया है कि आपके ब्रेन को और किडनी को और सबको ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। तो यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प इमीडिएटली। कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस होती हैं जिनमें ये वेंटिकुलर अरिथमियाज हो सकते हैं, तो इसीलिए टाइमली स्क्रीनिंग और फैमिली हिस्ट्री, इन 2 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंस है। As soon as possible will be a one line to say। ठीक है। डॉक्टर को कितनी डेफिनेटली आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द प्रोसीजर्स, बट एक चीज मैंने देखी है, जैसे हमारे टियर 2 सिटीज में लीजिए या टियर 3 में, आप हॉस्पिटल तो पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट रहते नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे कार्डियोलॉजिस्ट रहे, और जो डॉक्टर अवेलेबल है और वो जूनियर डॉक्टर है तो उनको समझेगा नहीं कि ये एक्चुअली यहाँ पे इंटरवेंशन करना है, तो कुछ लोग तो हॉस्पिटल पहुंच के भी कोई फायदा नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में कैसे क्या करना चाहिए? देखिए, जाते ही हार्ट रेट में कभी भी जाते ही नहीं होता है प्रोसीजर। हार्ट रेट कभी कम होती है तो मेडिसिन, फर्स्ट इज दवाई। हार्ट रेट कम होगी तो भी ऐसी दवाई है हमारे पास जो उसको एकदम से बढ़ाएगी, और सेकंड हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत तेज हार्ट रेट होगी उसको कम करेंगी। एंड थर्ड ट्रीटमेंट इज शॉकिंग। आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट है, आप बेहोश हो, तो हम आपके हार्ट को एक्सटर्नली शॉक करते हैं, जिसे डिफिब्रिलेशन बोलते हैं, जिससे यू कैन कम बैक टू लाइफ। तो इसमें भी जो AED होता है, यूएस में तो ये ट्रेनिंग हर जने को होती है, CPR की ट्रेनिंग और शॉक की ट्रेनिंग। सो CPR और शॉक, ये सब पैरामेडिकल स्टाफ और MBBS डॉक्टर्स विच आर बेसिक डिग्री, ये इन सबको ये ट्रेनिंग होती है। सो जस्ट ये फियर कि हम स्पेशलिस्ट तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपको जरूर जाना है क्योंकि वो ये बेसिक ट्रेनिंग है जो कि हर डॉक्टर को दी जाती है, जिसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। एंड सेकंड इज कि एडवांस, जैसे पेसमेकर्स मैंने आपको बताया हार्ट रेट कम करने के, हमारे पास स्पेशलाइज्ड पेसमेकर्स भी होते हैं जिसको हम कार्डिक डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। तो जैसे अगर आपको ऐसी कंडीशन है कि आपका हार्ट बहुत वीक है, 20% है फॉर एग्जाम्पल, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन या तब पंपिंग की पावर, और आपको कोई जेनेटिक कंडीशन है जिसको आपको वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकता है, या हार्ट रेट बहुत फास्ट हो सकती है जिससे आपकी डेथ हो जाए, तो ऐसी डिवाइसेस भी होती हैं जो पेसमेकर जैसे ही आपके हार्ट में लगती हैं, वो आपकी हार्ट रेट को देखती रहेंगी देखती रहेंगी देखती रहेंगी, हो सकता है, और जैसे ही साल भर बाद 2 साल बाद कभी आपको एकदम से वेंट्रिकुलर अरिथमिया हुआ तो वो उसको सेंस करके शॉक दे देंगे।
नो मैटर आप कहाँ हो, आप सो रहे हो, आप ड्राइव कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसका काम है आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ओह नाइस, हाँ। तो इफ यू हैव अ कंडीशन लाइक दैट और आपके डॉक्टर ने, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको बोला है कि आपको डिफिब्रिलेटर इंडिकेटेड है, आपको जरूरत है, मतलब कि आपको चांस है वेंट्रिकुलर एरिथमिया होने की, अभी तो आप टाइम पे पहुंच गए, अगर अगली बार नहीं पहुंच पाए तो कौन ध्यान रखेगा, करेक्ट। कौन शॉक देगा? सो दैट डिवाइस विल बी इन यू टू टेक केयर ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट इस पे जाए हम, वॉल्स का भी आप समझाएंगे? यस, तो कोरोनरी हमने Yes. समझा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स समझा, अभी वॉल्स पे जाते हैं, जो दरवाजों का आपने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल। तो एक तो दरवाजे बहुत ही टाइट हो गए या फिर लूज हो गए और गलत चीजें इधर उधर हवा आ रही है, तो इसमें क्या करते हैं आप? सो अब क्या करेंगे, दरवाजा बदलेंगे। परफेक्ट। दैट्स इट। तो अब दरवाजा खराब हो गया है तो आपको या तो उसका हिंज चेंज करना है, दरवाजा चेंज करना है, ताकि वो अपना काम जो कर रहा था नॉर्मली वो करे। सो आज से 20-25 साल पहले ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू पॉसिबल था, क्योंकि हमारे हार्ट में 4 वैल्व्स होते हैं। जी। ठीक है, राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट, ये 2 बातें हमने पढ़ी है स्कूल में साइंस में। राइट हार्ट के अंदर देयर आर 2 वैल्व्स, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वैल्व। तो इनका काम, ये मोस्टली राइट हार्ट के चेम्बर्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वरना बिना ऑक्सीजन का ब्लड रखते हैं। एंड द लेफ्ट हार्ट सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक सप्लाई करने का काम करता है। सो मोर ऑल 4 वैल्व्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो होती हैं वो लेफ्ट हार्ट की वजह से होती हैं, क्योंकि लेफ्ट हार्ट का मेन काम है पूरे हार्ट बॉडी को सप्लाई करना ब्लड। तो अगर हम उल्टा चलें तो हमारा वाल्व होता है एक आयोटिक वाल्व। तो आयोटिक वाल्व फाइनल वो दरवाजा है जिससे अच्छी चीज बाहर जाएगी, और वो अगर सिकुड़ गया तो देन यू हैव ओनली 5 years टू लिव। सो जो आपका अगर आयोटिक स्टेनोसिस अगर सीवियर सिम्टोमेटिक है तो उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैक्सिमम इज 5 years, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस किस स्टेज पे हमारे पास आए। अगर आप सिर्फ चेस्ट पेन की स्टेज पे आए तो 5 साल, हार्ट फेलियर की स्टेज पे आए तो 1 साल, और अगर सिनकोप की स्टेज पे आए तो 3 साल। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आप कहाँ आए, तो हम आपके वाल्व्स को, लेफ्ट साइड वालों को और राइट को भी ट्रांस कैथेटर थेरेपी के थ्रू बदल सकते हैं, जिसमें आपने कॉमनली सुना होगा टावी। सो टावी इज ट्रांस कैथेटर आयोटिक वाल्व इम्प्लांटेशन। सेम एंजियोग्राफी जैसे हम आपकी पैर की आर्टरी से आपके हार्ट में जाते हैं एंड आपके उस वाल्व को हम बदल देते हैं। इसके लिए भी मेरे पास एक बहुत कॉमन चीज आपको दिखाने के लिए। सो वो जो वाल्व होता है वो हमारी लिपस्टिक जितना होता है। सो इट्स वेरी स्मॉल एंड बिकॉज आवर हार्ट इज वेरी स्मॉल, सो इट इज क्रिम्ड ऑन अ थिंग लाइक अ पेन, और उसको हम, क्योंकि वेन भी छोटी है तो उसके थ्रू हम लेके जाएंगे और आपके हार्ट के अंदर उसको जाके फुला के लगा के बाहर आ जाएंगे। सो एक बहुत कॉमन मिथ है रिगार्डिंग ये सारे प्रोसीजर्स जितने के बारे में हमने बात करी, कि अगर हमारी एज हो गई है तो हम तो प्रोसीजर करा ही नहीं सकते, वी आर नॉट फिट फॉर इट। इफ समबडी इज फॉर एग्जाम्पल 80 years old और 85 years old, तो लोग उनको ये छोड़ देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ भी होगा तो रिस्क बहुत ज्यादा होगी। सो द ब्यूटी ऑफ दीज थेरेपीज इज स्पेशली द वाल्व रिप्लेसमेंट, की बनी ही इन लोगों के लिए थी जिनका ओपन हार्ट नहीं हो सकता, जिनमें ओपन हार्ट, क्योंकि ओरिजिनली ओपन हार्ट करके करते थे, पर ओपन हार्ट में अगर बहुत हाई रिस्क है तो उन लोगों के लिए ये थेरेपीज बनी थी। नाउ दे आर एक्सटेंडेड, थोड़ा सा कम एज ग्रुप में भी, अब 65 तक भी आप ये चीज कर सकते हैं। शुरू में ये 80-90 year old पेशेंट्स में होती थी, जो बहुत पतले हैं, बहुत वीक हैं, वो लोग भी इन थेरेपीज को इजीली टॉलरेट कर सकते हैं। एंड अगेन द रिकवरी इज 48 to 72 hours। आप नेक्स्ट डे हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, दे कैन वॉक एंड लाइफ इज जस्ट द सेम। ओके, ठीक। तो अगर वॉल रिप्लेसमेंट कर लिया है तो फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो जाती होगी? यस। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो ये हमारे दरवाजे अगर खराब हो जाते हैं तो हम इनको पेंट करा के नहीं ठीक करा सकते, हमें इनको चेंज ही करना पड़ता है। जैसे आंखों में कैटरैक्ट हो गया, आप कितनी ही आई ड्रॉप डाल लो जी, वो कैटरैक्ट नहीं ठीक होगा। दिस इज एजिंग, दिस इज परमानेंट डैमेज। कोई गोली दवाई इस चीज को नहीं ठीक कर सकती, कोई और तरीके की थेरेपीज वैल्व्स की प्रॉब्लम को नहीं ठीक कर सकती। वैल्व एक ऐसी चीज है जो कि परमानेंट, इट इज अ परमानेंट डैमेज, और अगर उसमें हम फॉलो अप करते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज पे हमारे पास पहुंचे हैं। अगर आप माइल्ड प्रॉब्लम पे पहुंचे हो तो हम आपको कहेंगे अभी कोई जरूरत नहीं है। जब वो माइल्ड से सीवियर हो जाती है
तब रिप्लेसमेंट की नीड होती है। करेक्ट। लेकिन दैट वो कितना टाइम लगेगा उसको सीवियर होने में, दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। वी कैन ओनली प्रिडिक्ट कि अगर हम उसको फॉलो अप करेंगे वेरी क्लोजली, और फिर एक स्टेज हो सकता है ऐसी आए जब आपको वो चीज चेंज करानी पड़े। जी जी, करेक्ट। और एओर्टिक वाल्व खराब होने का या माइट्रल वाल्व भी खराब होने के सबसे कॉमन रीजन क्या है? सबसे कॉमन रीजन इंडिया में है माइट्रल वाल्व खराब होने का रूमेटिक हार्ट डिजीज। जी, ओके। वुमेन में काफी कॉमन। यस, विमेन में बहुत कॉमन है। विमेन को प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा है, लेकिन मेन में भी इट्स प्रेवलेंट, क्योंकि इंडिया में बचपन में ये स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन हो जाता है, एंड आफ्टर दैट हमारे रूमेटिक वो फिर बाद में जाके हमारे वाल्व्स पे अटैक करता है, तो रूमेटिक हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है। सो अर्लियर स्टेज में अगर सिर्फ स्टेनोसिस है तो हमें वाल्व रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती है। एक और ट्रीटमेंट होता है जिसे वाल्वोटॉमी बोलते हैं। हम आपके सेम वही पैर के वेन के थ्रू हार्ट में जाएंगे और हम आपके सिकड़े हुए वाल्व को एक बलून से फुला के खोल के वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये जो वाल्व्स होते हैं इनकी खुद की लाइफ होती है, जो आर्टिफिशियल वाल्व्स होते हैं। सो जो मेटालिक वाल्व होते हैं वो सिर्फ सर्जरी के थ्रू दिए जा सकते हैं। दूसरे होते हैं बायोप्रोस्थेटिक वाल्व, क्योंकि बायोप्रोस्थेटिक वाल्व बोवाइन या फिर पोर्साइन मायोकार्डियम से बनते हैं और उनकी लाइफ लगभग 12 साल होती है। तो इसीलिए हम और अब ट्रीटमेंट को इसको डिले करना चाहते हैं धीरे धीरे धीरे, और जब ये है कि अब डिले नहीं किया जा सकता, देन वी गिव यू दिस ट्रीटमेंट। बट मेटालिक वाल्व अगर आपको ट्रीटमेंट की बहुत अर्ली एज में जरूरत पड़ गई, जैसे अगर आप 18 ईयर्स है, 19 ईयर्स है और आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई, देन मेटालिक वाल्व इज अ गुड ऑप्शन। तो मेटालिक वाल्व क्योंकि लाइफ लॉन्ग चलता है, लेकिन उसको भी चेंज करने की नीड पड़ सकती है। एंड अगर आपको पहले वाल्व रिप्लेसमेंट हो रखा है और आपका वो वाल्व खराब हो गया, देन ऑल्सो हम वो वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिवली भी कर सकते हैं, मतलब टैवी के थ्रू भी कर सकते हैं और ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। दोनों वाल्व में सिमिलर काइंड ऑफ वाल्व रिप्लेसमेंट होती है या एओर्टिक एंड माइट्रल में डिफरेंस है? नहीं, एओर्टिक और माइट्रल में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इट्स मोर, अभी सबसे ज्यादा वेल रिसर्च्ड एंड वेल अप्लाइड इज एओर्टिक वाल्व, एंड देन सेकंड इज माइट्रल वाल्व। ये दोनों का रिप्लेसमेंट का तरीका भी सेम है और इनके आउटकम्स भी सेम है, सिमिलर हैं। एंड ऑल्सो हमारे पास और भी ऐसे तरीके हैं जब लीकिंग वाल्व है, ये तो हमने सिकड़े हुए वाल्व की बात करी। सो एओर्टिक वाल्व में तो सिकड़ा हुआ और लीक का दोनों का सेम ही ट्रीटमेंट है, दैट इज वाल्व रिप्लेसमेंट। बट माइट्रल वाल्व अगर लीक कर रहा है तो माइट्रल वाल्व बहुत बड़ा होता है, एओर्टिक वाल्व से बड़ा होता है, तो और वो बहुत लीक कर रहा है, तो हमारे पास एक थेरेपी है जिसको हम बोलते हैं माइट्रा क्लिप। उसमें हम वो लीफलेट्स को क्लिप कर देते हैं, जैसे हमारे घर के कपड़े सुखाने की क्लिप होती है, एग्जैक्टली वैसी क्लिप से हम उसको क्लिप कर देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा जोर से ओपन हो रहा होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और अपना नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करता है। दिस इज ऑल्सो वन थेरेपी जो कि हम नॉन इन्वेजिवली, मतलब बिना ओपन हार्ट सर्जरी के कर सकते हैं। परफेक्ट। और ये जो वॉल रिप्लेसमेंट की कोई भी अगर प्रोसीजर है, इसके बाद लाइफ कैसी रहती है लोगों की? इसके बाद आपको हम जो मेडिसिन देंगे, जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं पेसमेकर और अब्लेशन के अलावा, पेसमेकर और अब्लेशन ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे आपकी दवाइयां बंद हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। लेकिन जो स्टेंट है और जो वाल्व्स हैं, अब वो क्योंकि वो एक मेटालिक इम्प्लांट है आपकी बॉडी में, तो उसके बाद हम ब्लड थिनर्स देते हैं और वो ब्लड थिनर्स आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ खाने पड़ते हैं, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक खाने पड़ते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ अगेन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आए हैं और कितना इफेक्टिवली वो ट्रीटमेंट हुआ है। एट वेरी एक्सपीरियंस सेंटर्स द कॉम्प्लिकेशन रेट एंड द ट्रीटमेंट सक्सेस इज 98%। अभी एक बात बताइए, और कोई प्रोसीजर हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि हम वॉल तक तो पहुंच गए हैं। नहीं, प्रोसीजर्स तो ये सब आई थिंक डिस्कस्ड है, बट वी शुड डिस्कस व्हाट कॉमनली जो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं। तो बहुत कॉमनली, क्योंकि एवरी डे मतलब आई एम डीलिंग विद पेशेंट्स एंड मैं यही प्रोसीजर कर रही हूँ, तो रोज लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आई वांट टू टेल दिस टू एवरीबॉडी कि कोई कहता है कि मैडम कोई मुझे 4 स्टेंट लग गए हैं, तो क्या अब मेरा हार्ट ज्यादा डैमेज था या अब मेरे को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि मेरे को 4 स्टेंट लगे हैं? तो नंबर ऑफ स्टेंट्स इज अ टैबू। 1 स्टेंट लग गया तो ठीक है, 4 लग गए हैं तो बहुत डेंजरस बात है, 6 लग गए हैं तो फिर क्या होगा, और 6 स्टेंट लगे हैं, और फिर वो एक कम्युनिटी गॉसिप का पॉइंट हो जाता है, अरे उसको तो 6 स्टेंट लग गए हैं। सो 6 स्टेंट लगे, चाहे 2 लगे, चाहे 1 लगे, आपकी लाइफ सेम रहती है। उसका
दवाई का डोजेज सेम रहता है, बस ये है कि 6 स्टेंट लगे हैं तो हो सकता है आपकी लंबी आर्टरीज हो। स्टेंट का साइज देखिए लिमिटेड है जो कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, और आर्टरीज का साइज सबका वेरी करता है। करेक्ट, हाँ। जो एक बहुत जायंट इंसान है या कोई बड़ा आदमी है तो उसकी आर्टरी का ज्यादा mm की होगी, ज्यादा लंबी होगी, कोई छोटा है तो छोटी होगी। तो स्टेंट जैसे आपके कपड़ों का साइज होता है वैसे आपके स्टेंट का साइज होता है, और नंबर ऑफ स्टेंट भी डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द डिजीज पे। तो नंबर ऑफ स्टेंट्स से ट्रीटमेंट आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। और आपका जो हार्ट का डैमेज का लेवल है उस पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। एक स्टेंट का एक ब्लॉक भी आपके हार्ट को 60% से 20% पे ला सकता है, और 5 स्टेंट पे भी हो सकता है 40% हो। सो ये इज वन मिथ जो कि हमें ब्रेक करना है। नंबर ऑफ स्टेंट्स डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा। अच्छा, हाँ। तो इट इज जस्ट द सेम। कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि पहले तो एक स्टेंट बताया था, फिर बाद में 6 लगा दिए, डॉक्टर्स लोग ज्यादा स्टेंट लगाते हैं, ऐसे भी बात करेंगे। यस यस, हाँ, दिस इज वेरी कॉमन। लेकिन आजकल इट इज ऑल एविडेंस बेस्ड। तो भी आपकी कभी भी एंजियोग्राफी हो, हर चीज रिकॉर्डेड है, हर चीज एक्सरे पे रिकॉर्डेड है, तो आप उसकी सीडी ले सकते हैं। आप उसको अपने मेडिकल रिकॉर्ड में आपको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज एक डॉक्टर के पास गए, कल को वो डॉक्टर ही कहीं और चला गया, तो आपका जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास आपकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सीडी होनी चाहिए, ताकि अगर आपको वो, क्योंकि वंस अ हार्ट पेशेंट अनफॉर्चुनेटली इज ऑलवेज अ हार्ट पेशेंट। करेक्ट। तो वो प्रॉब्लम अब है आपको, अब आपको उसके साथ जीना है। आपको पता होना चाहिए कैसे आपको, आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, आपके साथ क्या पहले हुआ था। एंड डॉक्टर्स बहुत अच्छे से आपको बेटर बता पाएंगे अगर उनके पास आपकी पुरानी सीडी हो, पुराना वीडियो हो। तो क्योंकि ये सब चीजें वीडियोग्राफी के लिए अवेलेबल हैं, तो अब इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं मैल प्रैक्टिस का स्कोप बहुत कम हो गया है, क्योंकि पेशेंट्स आर वेरी इन्फॉर्म्ड नाउ, एंड यू ऑल शुड बी वेरी इन्फॉर्म्ड। परफेक्ट। एंड वन मोर क्वेश्चन इज कि डॉक्टर आपने स्टेंट डाल दिया है, अब आप निकालेंगे कब इसको? हाँ। तो अब स्टेंट, जो कोरोनरी आर्टरी का स्टेंट है, दैट इज परमानेंट, दैट इज देयर फॉर एवर, वो नहीं निकलेगा। और फिर ये पूछते हैं कि मैं पहले जिम जाता था, मैं जिम गया और स्टेंट हिल गया तो इधर उधर, तो स्टेंट नहीं हिलता है। हमारे वो स्टेंट हम आर्टरी से अच्छे से चिपका देते हैं और आपकी आर्टरी की सेल्स के साथ वो मिक्स हो जाता है, तो वो अपनी ही जगह रहता है और वो मूव नहीं होता है। तो ये 2 चीजें हैं जो पेशेंट्स को डर लगता है, क्योंकि आजकल यंग लोग आ रहे हैं ना, उनकी पूरी लाइफ उनके सामने है। 25, 30, 35 मेन, विमेन ऑल्सो 45, 50। तो अब उनको इस चीज की चिंता ज्यादा होती है कि मैं जिम जाता था बट मैं अपनी गुड लाइफस्टाइल नहीं छोड़ना चाहता और मुझे स्टेंट लग गया है, सो विल देयर बी एनी चेंज? सो नाउ जब आप अपने प्रोसीजर से रिकवर होके जिम जाएंगे, तो स्टार्ट फ्रॉम डे 1 ऑफ योर जिम जर्नी। आप उसी लेवल का वेट्स ना उठाएं जो आप मेरे पास या हॉस्पिटल आने से पहले उठा रहे थे। गो स्लो। सबसे पहले अपनी कार्डियो एक्टिविटी इंप्रूव करें, हार्ट की स्ट्रेंथ धीरे धीरे इंप्रूव करें, अपने आप को फोर्स ना करें। और आपका मतलब, हमें अब आपका जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, मतलब एड्रेनलिन रश, उसको हमें कंट्रोल करना है, ताकि क्योंकि उसकी वजह से ही, एंड रिकवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्लीज स्लीप at least 8 hours. Sleeping will recover you from all the stress which you have, physical या mental. तो उससे आपका हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा होगा। आपको कोई भी ट्रीटमेंट, अगर आप इन सब ट्रीटमेंट्स के अंडर वो गए हैं, so that will help you. It's good to be lazy. So आराम से सो, चिंता मत करो, सो जाओ, वो अच्छी चीज है। One more question कि जैसे कोई अंकल है, उनको 2001 में स्टेंट डला है, अब वो it's 25 years now, 25 years बाद उनको वापस से चेस्ट पेन हुआ, तो उनको ये होगा कि मेरे को तो 2001 में स्टेंट डल चुका है, अब मुझे वापस ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? तो आपकी 3 आर्टरीज होती हैं मेनली, और एक स्टेंट डला है तो एक में डला होगा, बाकी 2 में भी ब्लॉक हो सकता है, जो बाद में हो सकता है हो जाए, या उस टाइम पे कोई 50-60% ब्लॉक था जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी, तो हो सकता है वो 60 या 80 हो गया हो। तो ये सब भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये सब भी हमें माइंड में रखनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। और अगर आपका स्टेंट ब्लॉक हो जाए तो क्या करना है? स्टेंट डला हुआ है और स्टेंट ब्लॉक हो गया, तो स्टेंट ब्लॉक हो गया तो दैट कैन बी ओपन्ड। ब्लॉक्ड स्टेंट कैन बी ओपन्ड बलून के थ्रू। आजकल स्पेशलाइज्ड बलून आ गए हैं जो कि ड्रग एल्यूट करते हैं, उनको ड्रग एल्यूटिंग बलून्स बोलते हैं, उनके थ्रू भी स्टेंट ओपन किया जा सकता है। और अगर स्टेंट बहुत बड़ा है, डॉक्टर को लग रहा है कि बलून से इफेक्टिव नहीं है, तो उस स्टेंट के अंदर एक और स्टेंट भी डाला जा सकता है। ओके।
बट दिस इज ऑल्सो लाइफ सेविंग फॉर यू. जी तो इस चीज को भी आप टैबू बनाकर कि ये प्रोसीजर, अरे मेरे को एक स्टेंट डल गया, मैं दोबारा नहीं डलवाऊंगा, ये एक बहुत जिद वाली बात है. तो ये हमें नहीं करना चाहिए. ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और एक बार हो गया तो दोबारा हो सकता है, करेक्ट. अगर आपने उन सब पैरामीटर जिनके बारे में हमने पहले बात की, लाइक डायबिटीज, स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, एंड नाउ आई लिव इन दिल्ली, सो पॉल्यूशन करेक्ट. एंड योर डाइटरी हैबिट्स और मेडिसिन. ये सब चीजें फिर आपको अपनी लाइफ का एक पार्ट बना ही लेना चाहिए ताकि ये सब ट्रीटमेंट्स का लाइफ लॉन्ग रहे. हाँ, कुछ चीज़ें तो एटलीस्ट हमारे कंट्रोल में हैं, जैसे कि गुड डाइट, एक थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना, इसके लिए ना ज़्यादा पैसे लगते हैं ना कुछ, और Yes. नॉर्मल वॉक Walk. भी अगर है तो हाँ. मतलब बहुत ही लो कॉस्ट चीज़ें हैं ये. क्या चाहिए, शूज़ या चप्पल चाहिए होगी ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, पोल्यूटेड सिटीज़ में तो वॉक भी आजकल ज़्यादा डेंजरस हो गया है. बट कुछ चीज़ें जो अपने कंट्रोल में, कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि पोल्यूशन. हाँ, थोड़ा बहुत अपने कंट्रोल में है, लेकिन पूरी सिटी को हम तो एक इंसान चेंज नहीं कर सकता. बट स्मोकिंग अपने कंट्रोल में डेफिनेटली है, जो कितना ज़्यादा डैमेजिंग है. और मैं ये हमेशा हेल्थ कम्यून पे बोलती हूँ कि हम लोग जब टीवी पे ऐड देखते हैं या मूवी में ऐड देखते हैं, तो वो मोस्टली कैंसर के बारे में ही बात करी जाती है, लेकिन स्मोकिंग की वजह से जो कार्डियक डिसीजेस हो रहे हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता. मैं तो कितने सारे लोग Yes. जिम के देखती हूँ कि जिम फिनिश करते हैं और स्मोक करते हैं. मतलब Smoke बहुत करते हैं, कॉमन yes. है यहाँ पे. तो वो चीज़ें, स्मोकिंग कितनी ज़्यादा हार्ट के लिए डेंजरस. It's the worst. Yes. It's the worst. यस, वो कोई भी बात नहीं करता, मोस्टली कैंसर पे ही फोकस किया जाता है. आप बहुत अच्छे से समझाते हो डॉक्टर, थैंक यू सो मच. ये सारा जो आपने Welcome. एक्सप्लेन किया इसके लिए. जो लोग आज आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपको वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज क्या देना है जो यहाँ तक पहुंचे? यस, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना है कि आप अपने आप को डायग्नोस या ट्रीट करवाने से डरे नहीं. आप शॉर्टकट्स मत ढूंढिए टू गेट क्योर्ड. बहुत सालों की मेडिकल साइंस ने बहुत थेरेपीज बनाई हैं जो आपको टाइमली आप मिल जाए तो हेल्प हो सकती है. सो डोंट रन अवे फ्रॉम इट कि मैं मेथी दाने का पानी पी लूंगा और मेरा ब्लॉकेज खुल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल. दैट विल हेल्प बट दैट विल नॉट ओपन योर आर्टरीज. So modern science plus our ancient knowledge should go hand in hand, and one should not be overlooked just because of the other. तो इसीलिए my last message is, in heart disease, time can save your life. So time is important. Timely follow-ups are very important. तो आप सबको इसका ध्यान रखना चाहिए. परफेक्ट, ठीक है. और मैं खुद भी ध्यान रखूंगी. आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट? मुझे भी सारा सुनना ही है. Yes. बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू.